सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मीना आसवानी, सह आचार्य सिंधी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आनंदम पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मेरे व्याख्यान का विषय है असामान्य परिस्थितियों में समय की उपयोगिता। सर्वप्रथम हम समय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। समय क्या होता है तथा समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। समय को परिभाषित करने से पहले कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो मैं आपके समक्ष साझा करना चाहूँगी। विद्वान जोसेफ हॉल ने कहा है कि प्रतिदिन एक लघु जीवन है और हमारा सारा जीवन मात्र एक दिन की पुनरावृत्ति है। अतः प्रतिदिन इस तरह जियो मानो वह अंतिम दिन ही है। जीवन क्या है? इसका उत्तर एक शब्द में अपेक्षित हो तो कहा जाना चाहिए समय। समय और जीवन एक ही तथ्य के दो नाम हैं। कोई कितने दिन जिया, इसका उत्तर वर्षों की काल गणना के रूप में दिया जा सकता है। समय की संपदा ही जीवन की निधि है। उसका किसने किस तरह उपयोग किया, इसी पर्यवेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसका जीवन कितना सार्थक अथवा निरर्थक व्यतीत हुआ। अब आजीविका का प्रश्न आता है तो औसतन आदमी को 8 घंटे कृषि, व्यवसाय, शिल्प, मजदूरी आदि में लगा रहना पड़ता है। इसके साथ ही पारिवारिक उत्तरदायित्व भी जुड़ते हैं। परिजनों की प्रगति और व्यवस्था भी अपने आप में एक बड़ा काम है। यह कार्य भी ऐसे कार्य हैं जिनकी अपेक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार 8 घंटे आजीविका और 4 घंटे परिवार के साथ बिताने में कुल यह किश्त भी 12 घंटे की हो जाती है। अतः 12 घंटे नित्य कर्म, शयन और 12 घंटे उपार्जन परिवार के साथ बिताने में लगा देने पर पूरे 24 घंटे इसी तरह खर्च हो जाते हैं। अतः औसत आदमी इसी भ्रमण चक्र में निरत रहकर दिन गुजार देता है। भारत में समय को काल या महाकाल कहा जाता है। काल का चक्र अबाध गति से चलता रहता है। प्रत्येक कोई वस्तु पुनः पाई जा सकती है प्रत्येक खोई हुई वस्तु पुनः पाई जा सकती है, किंतु समय कभी नहीं पाया जा सकता। घड़ी की प्रत्येक टिक टिक एक एक सेकंड के बीतने का एहसास कराती है। समय निरंतर गतिशील, क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है। मनुष्य ने आज ज्ञान विज्ञान की सहायता से भौतिक साधनों पर अधिकार कर लिया है, परंतु समय अपराजय है। भूली हुई विद्या, खोई हुई इज्जत, नष्ट हुआ धन, गिरा हुआ स्वास्थ्य और बिछड़े हुए मित्र या संबंधी पुनः मिल सकते हैं, पर बीता हुआ समय पुनः नहीं मिलता। समय सबके लिए समान है। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वह प्रति क्षण, मिनट, घंटे, दिन, महीने, वर्षों के रूप में निरंतर अज्ञात दिशा की ओर जाकर विलीन हो जाता है। इसकी अजस्र धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, फिर शून्य में विलीन हो जाती है। फ्रैंकलिन ने कहा है कि समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि समय से ही जीवन है। इसकी महत्ता का प्रतिपादन करते हुए जैक्सन ने कहा है कि सांसारिक खजानों में सबसे मूल्यवान खजाना समय का है। जिस किसी ने भी समय के सदुपयोग को समझा है, वह उन्नति के शिखर पर जा पहुंचा है। तो बच्चों, आओ देखें कि समय की सदुपयोगिता किसमें है। जीवन में समय के सदुपयोग से अनेक लाभ मिलते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समय का महत्व है, किंतु विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर समय के महत्व को समझ लेना चाहिए। बच्चों, तुम कलाई में घड़ी पहनते हो तो वो घड़ी आप सभी को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है और हमें सजग कहती रहती है कि इसलिए हम समय का सदुपयोग करते रहने की आदत पड़ने से दैनिक जीवनचर्या सुव्यवस्थित हो जाती है तथा किसी भी काम में
हानि अथवा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। वस्तुतः हर कार्य को निर्धारित वक्त पर करना ही समय का सदुपयोग है। जीवन में प्रगति करने का यही राजमार्ग है। समय ईश्वर प्रदत्त एक ऐसी सुनिश्चित एवं अमूल्य निधि है जिसमें एक क्षण भी वृद्धि कर पाना किसी के लिए भी असंभव है। वह किसी का दास नहीं, वरन निरंतर गति से आगे बढ़ता रहता है और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता निसंदेह वक्त और सागर की लहरें किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम समय का सदुपयोग करें। हर कार्य को निर्धारित वक्त पर करना ही समय का सदुपयोग है। कार्य की उपयोगिता और महत्व की दृष्टि से कुछ काम पहले किए जा सकते हैं एवं कम महत्व से कुछ काम बाद में भी किए जा सकते हैं, किंतु काम को आगे के लिए टालना, जी चुराना, बचना बुरी आदत है। वस्तुतः आलस्य और अकर्मण्यता का संशोधित रूप काम को टालना है, जिसे सफलता और प्रगति के आकांक्षी प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। अतः किसी भी परिस्थिति में काम को टालना नहीं चाहिए। आज का काम कल पर न टालना एक प्रशंसनीय सद्गुण है। उसी प्रकार श्रम साध्य कार्य को सबसे पहले करने का निश्चय सफलता का स्वर्ण सूत्र है। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को सर्वप्रथम हल करके आसान सवालों का उत्तर उनके बाद करने की पद्धति सफलता प्राप्त करने का आसान उपाय है। यदि यह आदत डाल दी जाए तो काम सबसे कठिन दिखाई देते हैं, वे बहुत आसान लगने लगते हैं। वास्तव में कोई भी कार्य असाध्य व कठिन नहीं है, उन्हें हम टालने की प्रवृत्ति से कठिन बनाते हैं। अतः देखा जाए तो सभी कार्य समान होते हैं, करने में सब पूरे हो जाते हैं। यह हमारे मन का आलस्य ही कठिन और सरल का वर्गीकरण करता है। पुरुषार्थी व्यक्तियों की दृष्टि से काम केवल काम होता है, इसलिए कुछ बनने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। आज के काम के लिए आज का दिन ही निश्चित करें और कल के काम के लिए कल का दिन निर्धारित है, क्योंकि परिस्थितियां क्षण क्षण बदलती रहती है और पिछड़े कार्यों का कोई महत्व नहीं रहता। हम जिन परिस्थितियों में हैं, प्रगतिशील व्यक्ति उनसे भी गई गुजरी स्थिति में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए काम को कभी भी कल पर टालना नहीं चाहिए। संत कबीर ने इस कल से बचने के लिए चेतावनी देते हुए कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात बच्चों, कल पर अपने काम को कभी मत टालिए। स्मरण रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक काम का अपना अवसर होता है। अवसर वही है जो काम अपने सामने पड़ा है। अवसर निकल जाने पर उस काम का कोई महत्व नहीं रहता। समय का मूल्य पैसे से भी अधिक है। बच्चों, समय का मूल्य पैसे से भी अधिक है, क्योंकि जिन्हें अपने समय का आकलन करना आ गया, वे समय के साथ सख्ती बरतते हैं, उसे तनिक भी बर्बाद नहीं होने देते। मनोरंजन के लिए मन करे तो घर के सदस्यों के साथ ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी चर्चा की आदत डाल देनी चाहिए। इससे वे प्रसन्न भी रहते हैं और कुछ अच्छा बनने का उत्साह भी प्राप्त करते हैं। अतः हमें देखते हैं कि प्रगति की महत्वपूर्ण कुंजी है नियमितता। जीवन के बहुमूल्य विकास के लिए जो सद्गुण आवश्यक है, उनमें नियमितता प्रधान ही नहीं, अनिवार्य भी है। समय और कार्य को योजनाबद्ध रूप से संयत दिनचर्या बनाने एवं उस पर आड़ू रहने का नाम ही नियमितता है। इसी तरह व्यवस्थित कार्यक्रम बनाकर चलने से शरीर और मन को
उसमें संलग्न रहने की उमंग रहती है तथा प्रवीणता भी बढ़ती है। संसार में विविध क्षेत्रों में जिन महामानवों ने प्रगति की, उनके जीवन का केंद्रीय आधार नियमितता ही रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व भी इस गुण से पूरी तरह ओतप्रोत था। जैसे जब उन्होंने गीता का शब्दकोश तैयार किया तो गीता माता नामक ग्रंथ में संग्रहित है, तो जिज्ञासुओं ने उनसे प्रश्न किया कि इतने व्यस्त जीवन में यह समय साध्य चिंतन परक कार्य कैसे कर सके। बापूजी का जवाब था, मेरा जीवन व्यस्त तो है पर अस्त व्यस्त नहीं। बापूजी ने कहा, इस कार्य में नियमित 20 मिनट तक समय नियोजित करता था। इसी नियमबद्धता का यह प्रतिफल है कि यह कार्य सफलतापूर्वक कम समय में संपन्न हो सका। बच्चों, सामर्थ्य प्रतिभा का जितना महत्व है, उससे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक यह है कि जो कुछ उपलब्ध है उसी को योजनाबद्ध रूप से नियमित व्यवस्था में अपनाकर उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाए। जिन्होंने ऐसा किया है वे एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हुए उन्नति के शिखर पर जा पहुंचे हैं। इसलिए हमें समय के महत्व को समझते हुए उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। बच्चों, अब हम आते हैं दूसरी बिंदु पर कि असामान्य परिस्थितियों में समय का सदुपयोग कैसे करें। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि सभी दिन एक समान नहीं होते। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। यह संसार परिवर्तनशील है। यह प्रति क्षण परिवर्तित होता रहता है। यह प्रति क्षण परिवर्तन आता रहता है। इस क्षणभंगुर संसार में जड़ चेतन सभी परिवर्तनशील है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए और किसे नहीं, इसमें हमें संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करें और एक एक करके उन्हें पूरा करते चले, ताकि जिंदगी का सफर अपने आप बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। अर्थात आज संपूर्ण विश्व कोविड-19 महामारी से पीड़ित है। मानव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। साथ ही अनेक दिखावटी एवं गैर जरूरी तत्व जीवनचर्या से कम हो रहे हैं। इसमें तमाम बदलाव हो रहे हैं जिनसे शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। शिक्षा व्यवस्था भी अनेक मानकों का सामान्य परिस्थिति में अनुपालन करती रहती है, किंतु अभी हम बेहद असामान्य परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जैसे प्रत्यक्ष रूप से हम समाज के अन्य घटकों से मिलने में असमर्थ हैं, किंतु क्या जीवन वास्तव में रुक सा गया है? नहीं, जीवन रुका नहीं है, बल्कि अपना रूप बदल रहा है। अपेक्षाएं नए रूप में हमारे सम्मुख आ रही हैं और हम महसूस कर सकते हैं कि मनुष्य की जीवनता उसे हार नहीं मानने का हौसला प्रदान कर रही है। अब जब स्पष्ट है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र पारंपरिक रूप से स्थापित मानदंडों के आधार पर पूरा नहीं किया जा सकता, तब नीति नियंताओं ने इसके दूरगामी प्रभाव का पहले से ही अनुमान लगा दिया था और वैकल्पिक मॉडल पर काफी पहले से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो बदलती परिस्थितियों को देखते हुए आज अध्ययन अध्यापन को डिजिटल स्वरूप को मान्यता दी गई है। कक्षा में आमने सामने संप्रेषण का स्थान इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप आदि पर आधारित कक्षाओं ने ले लिया है। जूम, सिस्को, वेबएक्स, गूगल क्लासरूम आदि के द्वारा हम असामान्य परिस्थितियों से जुड़कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर जब हम उपयोग के दौरान कठिन जान पड़ते हैं, किंतु एक बार अभ्यस्त होने पर यह प्रक्रिया सरल प्रतीत होती है। हाँ, उतना भय अवश्य रहता है कि जितना कि तकनीक को इस्तेमाल के समय होता है। साथ ही तकनीक का असमय फेल होना, जैसे इंटरनेट की स्पीड एवं
कनेक्टिविटी। लॉकडाउन के समय कोई साथ उपस्थित होकर सिखाने एवं बताने वाला नहीं होने से ऑनलाइन ट्यूटोरियल की सहायता से सीखने की मजबूरी। घर में जो साधन है उन्हीं की सहायता लेकर उसे रिकॉर्ड करना, नोट्स बनाना, उनकी डिजिटल कॉपी तैयार करना आदि अनेक प्रकार की चुनौतियां हमारे सम्मुख हैं, किंतु इच्छा शक्ति अतिरिक्त समय द्वारा हम सब इसे कर रहे हैं। पाठ्यक्रम पूरे हो रहे हैं और छात्र नई शिक्षण पद्धति द्वारा शिक्षा प्राप्त करने हेतु अपने को डाल रहे हैं, जो कि एक शुभ संकेत है। अर्थात आज संपूर्ण विश्व कोविड-19 महामारी से पीड़ित है। मानव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। ऐसे में स्कूल, कॉलेज, संस्थान और सभी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बंद हो रही है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपना ध्यान अर्थात स्टे होम स्टे सेफ के नियम का पालन करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। असामान्य परिस्थितियों में विद्यार्थियों के लिए कुछ उपयोगी टिप्स इस प्रकार है, जैसे ई लर्निंग का सहारा। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयत्न। कई संस्थानों द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम जारी किए गए हैं। कमज़ोर स्किल्स को रिकवर करने का समय ऑनलाइन कोर्सेज का सहारा ले। इंटरनेट ने काफ़ी साथ दिया है, अतः असामान्य परिस्थितियों में समय का सदुपयोग करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनी नियामक संस्थाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास किया जा रहा था कि वैश्विक स्तर पर उपलब्ध ज्ञान को खुलेपन एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की प्रतिस्पर्धा में हम अपने आप को तैयार रखें। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क नैकी यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल आदि संस्थाओं या रैंकिंग एजेंसियों ने अपने ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया, जिसे भी हमने काफ़ी कुछ इन विषम परिस्थितियों में सीख सकते हैं। विश्व की दुर्लभ पुस्तकें डिजिटल फॉर्म में लाखों की संख्या में छात्रों को उपलब्ध कराई गई। NPTEL यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नए अवसर का लाभ उठाकर समय का सही उपयोग कर सकते हैं। अर्थात जॉर्ज बर्नाशाह इस संदर्भ में कहते हैं कि हर समय व्यस्त रहो। कहने का तात्पर्य यही है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, मन स्थिति हल्की फुल्की होनी चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षित लोगों की उद्विग्नता नहीं सताती एवं उन्हें जीवन में दुख भी कभी नहीं सताते। प्रसिद्ध विद्वान डेल कार्नेगी कहते थे कि भूतकाल पर विचार मत करो, क्योंकि वह फिर लौट कर आने वाला नहीं है। इसी प्रकार भविष्य के बारे में साधारण अनुमान लगाने के अतिरिक्त बहुत चिंतित एवं आवेगग्रस्त होना व्यर्थ है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि किस और समय करवट ले। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए और वही करना चाहिए जो आज की परिस्थितियों में सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। हमारी आशा कुछ भी क्यों न हो, प्रसन्नता का केंद्र वर्तमान के प्रति जागरूकता बरतना और सर्वोत्तम ढंग से निर्वाह करना ही होना चाहिए। रोलैंड विलियम्स बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी जिम्मेदारियां और गतिविधियां भी सुविस्तृत थी, पर वे अपनी मेज पर उन्हीं फाइलों को आने देते थे जिन्हें आज ही निपटाया जा सकता है। इसी सिद्धांत को अपनाकर वे अत्यंत सफल व्यवस्थापक बन सके। प्रिय विद्यार्थियों, प्रकृति परिवर्तनशील है। अपनी दौड़ इतनी तेज है
कि उसकी चाल नाप सकना संभव नहीं है। पैर डालकर नदी में पैर डालकर थोड़ी देर में उन्हें ऊपर उठाया जा सकता है। मात्र इतने क्षणों में असंख्य टन पानी आगे बढ़ गया होता है और पीछे से आने वाले ने उसकी जगह ले ली होती है। इस चाल के सामान्य किसी का दौड़ सकना संभव नहीं है। इसी प्रकार भूतकाल की घटनाओं का आकलन करते हुए आज का निर्माण व्यर्थ है। इसी प्रकार भविष्य की उन कल्पनाओं पर उड़ते रहने में कोई लाभ नहीं। अतः भूत के घटनाक्रमों का सही निष्कर्ष इतना ही है कि हम उन परिवर्तनों से कुछ सीखें और नसीहत को ध्यान में रखते हुए आज का कार्यक्रम बनाए। इसी प्रकार भविष्य को यदि सचमुच उत्तम बनाना है तो उसका भी एक तरीका है कि वर्तमान का श्रेष्ठतम उपयोग कर गुजरे और उन बोए हुए मीठे फलों को अवसर आने पर चखें। काम कम और चिंता अधिक, यह बर्बादी का बहुत बुरा तरीका है। जॉर्ज बर्नाशा कहते थे कि हर समय व्यस्त रहो, इससे तुम्हारी वे शक्तियां बच जाएगी जो सपनों और कल्पनाओं की चक्की में पिसती रहती है और शरीर मन को बुरी तरह निचोड़ देती है। अतः जिन्हें जीवन से सचमुच प्यार है और वे इस उपलब्धि का बड़ा चढ़ाकर रसास्वादन करना चाहते हैं, उनके लिए जीवन विज्ञानियों का एक ही परामर्श है कि अपनी मस्ती किसी भी कीमत पर न बेची जाए, अपनी स्वतंत्रता में किसी को भी हस्तक्षेप न करने दिया जाए। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि अनुकूल परिस्थितियाँ, लोगों की अनुकंपाएं, स्मृति की संभावनाओं की आशा रखने में कोई हर्ज नहीं है, पर हिम्मत एकाकी चल पड़ने की होनी चाहिए। हमारा संतोष और आनंद इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि हमने भले काम किए, दायित्व निभाए और जो कुछ भी किया पूरा समय, परिश्रम और मनोयोग लगाया। अतः इस आधार पर हम हर क्षण, हर घड़ी प्रमुदित रह सकते हैं, भले ही परिणाम इच्छा के अनुरूप हो या प्रतिकूल। पर जब तक मनुष्य में धैर्य और हिम्मत है, वह आगे बढ़ते रहने का प्रयास करता रहता है और वह शांत होकर कभी भी नहीं बैठता। हालांकि समय की गति में बाधा नहीं डाली जा सकती, पर इसका सही उपयोग तो किया जा सकता है और समय के सही उपयोग का उपाय समय नियोजन है। अतः समय को हाथ से निकलने से पूर्व ही उसका उचित कार्यों में प्रयोग कर लेना चाहिए और अगर समय के साथ अपने आप को ढाल दिया गया तो यूं समझ लीजिए कि वक्त आपके साथ है। फिर कल, आज और आने वाला कल बस आप होंगे सफल, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। इसका परिस्थितियों के अनुसार सही उपयोग किया जाए तो निर्बल सबल बन सकता है, निर्धन धनवान और मूर्ख विद्वान बन सकता है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि बचे इस समय का सदुपयोग करें और अपने राष्ट्र के भविष्य को उन्नति के शिखर पर ले जाएं। अतः समय का सदुपयोग यानी टाइम मैनेजमेंट वह महामंत्र है जिसको अपनाकर व्यावहारिक जीवन में क्रियान्वित करने से ही सही मायने में जीवन की सार्थकता है। धन्यवाद।